अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स और हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 है डेप्रिसिएशन के हवाले से। और हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि फ़िक्स्ड असेट्स क्या होते हैं। फ़िक्स्ड असेट्स की दो तरह की काइंड्स हमने देखी, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। फिर हमने थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा कि कौन सी हमारे फ़िक्स्ड असेट्स होते हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, और कौन से ऐसे असेट्स होते हैं जिनके ऊपर हम डेप्लीशन या फिर हम उसको अमोर्टाइज़ करते हैं। हमने देखा था कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स फॉर पीरियोडिक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसके अंदर हमने बात करी थी सबसे पहले असेट कॉस्ट, ठीक है, यानी कि हमें अपने असेट की कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। असेट की कॉस्ट मालूम करने का एक सिंपल सा तरीक़ाकार है जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर के अंदर सेक्शन सी आता है वो पूरा डेप्रिसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी डेप्रिसिएशन तैयार होगी तो आप सेक्शन सी को इजीली कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन मालूम करने से पहले हमें मालूम करनी होती है कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ करी और उसको परचेज़ करने के बाद से लेके उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आने तक मैंने जितने भी अखराजात किए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे या कोई भी ख़र्चा किया मैंने, वो सब कुछ हमारा कॉस्ट के अंदर ऐड होता चला जाता है। फिर अगर कोई डिस्काउंट वगैरह मिला तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट को मालूम करने का एक पूरा हम आपको पैटर्न समझाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने पूरा एक चार्ट ले लिया है और इसके अंदर हम लिख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लेते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हमारी कुछ भी हो सकती है, ये वो प्राइस होती है जिसको हमने अपने सेलर को जो प्राइस हमने अदा करी है, ठीक है, हमने वो ख़रीदा है कोई भी असेट हमारा। इसके बाद फिर इसके अंदर से सबसे पहले हमने लेस करना होता है अगर कोई हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। दो तरह के डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमें नंबर ऑफ़ पीसेस के ऊपर मिलता है, ठीक है, और कैश डिस्काउंट हमारी कुछ टर्म्स के ऊपर होता है कि हम इतने दिन के अंदर पेमेंट कर दें अगर तो हमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये दो तरह के डिस्काउंट्स हैं यहाँ पे। तो ये डिस्काउंट्स हमारे लिस्ट प्राइस के अंदर से लेस हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हमारी अगर किसी चीज़ की कीमत 1 लाख रुपए थी, उसमें से 10,000 रुपये या 5,000 रुपये हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, तो उसकी 5,000 को डिडक्ट होने के बाद उसकी लिस्ट प्राइस जो है वो क्या रह गई, 95,000 हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो ये चीज़ हमारी कहलाती है नेट ट्रेड प्राइस। और आप देख सकते हैं ये हमने दोनों कॉलम के अंदर प्राइजेस को एक्स से हम शो करा रहे हैं यहाँ पे, और जो चीज़ माइनस होती है अकाउंटिंग के अंदर उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं। इसके बाद फिर ये हमारी आ गई नेट ट्रेड प्राइस। नेक्स्ट हमने लेस करना है इसमें से कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है किसी भी परचेज़ करने के ऊपर हमें असेट को, और इसको हमने लेस करना है। लेस करने के लिए हमने दोबारा से इसको ब्रैकेट्स के अंदर रखा और नेट ट्रेड प्राइस के अंदर से हम कैश डिस्काउंट को माइनस कर देंगे जब, तो हमारे पास नेट कैश प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर हमने कुछ सेल्स टैक्स की अदायगी करी, ठीक है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद इसके प्राइस जो बनती है वो इसकी कहलाती है इनवॉइस प्राइस, यानी कि हमें जो एक्वायर जो हमने हासिल किया पूरा असेट वो इनवॉइस प्राइस उसकी बनी XXX जो कुछ भी, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट मालूम करने के लिए हमें कुछ और एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड करना पड़ता है। वो एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वो तमाम तरह एक्सपेंडिचर जो कि हमें अपने असेट को, अपनी मशीनरी को या कोई भी प्लांट इक्विपमेंट जो चीज़ भी हमारे पास आ रही है उसको हासिल करने के लिए जो कुछ भी हमने अखराजात किए वो सब के सब इस इनवॉइस प्राइस के अंदर ऐड हो जाते हैं। वो अखराजात क्या होते हैं? जैसे कि आपने ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट चार्जेस या कैरेज या कार्टेज चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। मैंने कोई सामान अपना लोड करवाया जिसके ऊपर मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ी, उसके ऊपर मैंने कुछ पैसे अदा किए, वो जितने भी पैसे थे, जितने भी मैंने लेबर चार्जेस अदा किए वो मैंने लिख लिए अपने पास। फिर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, मैंने कोई अपनी मशीनरी जो परचेज़ करी है उसके किसी दूसरे शहर से परचेज़ करी, तो मैंने उस मशीनरी को इंश्योर करा लिया कि जब तक कि वो जहाँ से मैंने परचेज़ की है वहाँ से लेके मेरे पास तक नहीं आ जाती उसकी इंश्योरेंस है। इन केस कोई मसला होता है, ख़राबी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको मैं इंश्योरेंस क्लेम कर सकती हूँ। तो इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट था ये, इसको भी हमने लिख लिया। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस की मुख्तलिफ़ तरीके से हमने क्या प्रोडक्ट को, अपनी मशीनरी को, अपने असेट को कहीं पे इंस्टॉल करवाया,
तो उसको इंस्टॉल कराने के लिए हमने किसी को हायर किया जिसने इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए हमसे, वो भी मैं इस कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास टेस्ट रनिंग चार्जेस होते हैं, यानी कि जब मैंने बिज़नेस में अपने असेट लेके आ गई हूँ तो उसको पूरी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाने से पहले मैं एक टेस्ट रनिंग करती हूँ कि आया वो सही काम कर रही है मेरी मशीनरी या सही नहीं कर रही है, ठीक है, उसका रिजल्ट देखने के लिए। तो जितने अरसे भी मैं टेस्ट रनिंग उसकी रखूँगी उसके ऊपर जितने भी चार्जेस होंगे वो मेरी कॉस्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर मैं अपना कोई असेट बाहर से, मुल्क से बाहर से मंगवा रही हूँ तो मुझे उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। फिर मैंने अगर रजिस्ट्रेशन करवाई थी किसी किस्म की उसको मशीनरी को हासिल करने के लिए पहले से, तो उसकी कुछ मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा की होगी, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जो है मेरी इसी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट के अंदर ऐड हो जाती है। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस होते हैं, ये भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। फिर ओवरहॉलिंग और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, यानी कि किसी किस्म का कोई मैंने पार्ट रिप्लेस किया है उसके ऊपर मुझे कुछ अदायगी करनी पड़ी, यानी कि मैंने कोई पार्ट जो है बेहतर अच्छी क्वालिटी का लगाया तो उसका भी चार्जेस मैं यहाँ पे लिखूँगी। उसके बाद ऑयलिंग, फ्यूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग, ये दोनों चार्जेस भी हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमारे उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अदा किए गए, इसलिए ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास होता है फाउंडेशन चार्जेस। फाउंडेशन चार्जेस को आप इस तरह से समझ लीजिए कि मैंने कोई एसेट अपना मशीनरी को ला के रखनी है जिस जगह पे, उस जगह को मैंने प्रॉपर तैयार किया, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जितना खर्चा आया वो कॉस्ट भी मैं अपने फिक्स्ड एसेट के अंदर ही रखूँगी। इसके बाद फिर कुछ एक्साइज ड्यूटीज़ होती हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो मैंने अदा करी है अगर, तो वो भी मैं अपने इसी इनवॉइस प्राइस के साथ ऐड कर दूँगी। ये तमाम आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे चार्जेस हमने लिख लिए। इन सबको जब प्लस किया फिर इसके बाद हमने इसको अपने नेक्स्ट कॉलम में, इसके बराबर वाले कॉलम में, यानी कि राइट हैंड पे जो कॉलम है यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये अमाउंट और हमारी इनवॉइस प्राइस, ये दोनों प्राइजेस आपस में हो जाएंगी ऐड। इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी सम आएगा इन दोनों का वो चीज़ कहलाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन, या फिर हमारा जो भी फिक्स्ड एसेट है उसकी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर इसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपको बताया जा चुका है कि यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद जो कुछ भी उसकी वर्थ बाकी रहती है वो कहलाती है इसकी स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू हमेशा कॉस्ट के अंदर से माइनस होती है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट के अंदर से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दिया। जैसे ही हमने इसको माइनस किया हमारे पास जो आंसर में आई फिगर वो चीज़ हमारी कहलाती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट के अंदर से, मशीनरी के अंदर से डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। इस अमाउंट को हम डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं। मज़ीद इसके अंदर आप लिखा हुआ देख रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और ऑयलिंग, फ्यूलिंग और ल्यूब्रिकेटिंग का जो हमने जिक्र किया था, ये दोनों एंट्रीज़ जो हैं ये जब रिकॉर्ड की जाती हैं जब हमने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए होते, ठीक है, टेस्टिंग और रनिंग के पीरियड में चल रहा होता है, तब हम इसको यहाँ पे चार्ज करते हैं। और जब हमारा बाकायदा काम स्टार्ट हो चुका होता है फिर वो हमारे कॉस्ट में नहीं आता बल्कि वो हमारे रनिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट के बारे में, और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि इसी के ऊपर बेस करते हुए फिर हम आगे के सवालात को करेंगे और इसकी पहले प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसको बार बार आपको समझाया जाएगा और इसके कुछ सवालात मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगी और बाकी आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करने हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इस ईमेल एड्रेस पे हमसे अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।